हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ आप सबके यूपी बोर्ड। आज एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। उस चैप्टर का नाम है बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अभी तक हम लोगों ने वास्तविक संख्या और बहुपद के बारे में बेहतरीन ढंग से पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं अभी पढ़ा है, इस वीडियो में या फिर इस क्लास में नए आ रहे हैं, पहला ही लेक्चर देख रहे हैं, तो आप कृपया करके चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में बहुपद और वास्तविक संख्याओं का क्लास लगा हुआ है, उसको आप लोग देखकर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर पाठ का सारांश देखना हो तो पाठ का सारांश ये लिखा है, लेकिन उससे पहले जैसा कि हर क्लास में आप सबको बताया जाता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ साथ वीडियो पर जोरदार कमेंट भी कीजिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पाठ का सारांश यानी अध्याय 3 में हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल करना है, फिर प्रतिस्थापन विधि और फिर विलोपन विधि। यानी देखा जाए तो इन दोनों विधियों को बच्चों कहा जाता है बीजगणितीय विधि। इन दोनों को कहा जाता है बच्चों बीजगणितीय विधि, और इसे कहा जाता है बच्चों ग्राफी विधि। तो बीजगणितीय विधि और ग्राफी विधि दोनों बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग साथ में जुड़े रहेंगे। इस पाठ के लिए 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, जितने भी लेक्चर लगेंगे उन लेक्चर को बेहतरीन ढंग से आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा और आप लोग साथ में जुड़े रहिए। फिर से एक बार बता दिया जा रहा है कि यहाँ पर तैयारी 100 आउट ऑफ 100 की करवाई जाएगी। मैथ में, फिजिक्स भी कुछ दिनों में आप लोगों के लिए शुरू करवा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। इसके पहले हम लोग बच्चों पढ़ कर आए हैं बहुपद। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है इसको समझ लेते हैं। बहुपद में कोई चीज जैसे मान चलिए 7x प्लस 4 हो गया, या फिर 7x² प्लस 5x प्लस 6 हो गया, 4x³ प्लस 7x² प्लस 2x हो गया प्लस 6। इस प्रकार के जितने भी पद होते हैं इन्हें कहा जाता है बहुपद। बहुपद में कभी भी बराबर लगाकर नहीं दिया रहेगा, सिर्फ पदों को दे दिया जाएगा, या तो जोड़कर या तो घटाकर बच्चों। लेकिन समीकरण में बच्चों हमेशा कुछ न कुछ बराबर के दोनों तरफ रहेंगे। यानी बहुपद में सिर्फ एक पक्ष दिया जाता है बच्चों, लेकिन समीकरण में दोनों पक्ष दिया जाएगा, ना जीरो सही तो कुछ और सही। इस प्रकार का भी रहेगा, तब भी इसे समीकरण ही कहा जाएगा बच्चों। अब बात ये उठती है कि यहाँ पर x है, यहाँ भी x है बच्चों, यहाँ भी x है। तो x का मतलब होता है एक चर। यह एक चर वाला द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतम घात बच्चों 2 है। हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले ये समझ लेते हैं क्या होता है। बहुत ध्यान से अगर देखेंगे बच्चों तो बात समझ में आती है। दो का मतलब होता है दो, चर का मतलब होता है या तो x और y रहे, y और z भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है दो चर वालों के लिए। यानी दो चर रहना की बात को आप लोग ध्यान देंगे। रैखिक का मतलब अधिकतम घात, रैखिक का मतलब होता है बच्चों अधिकतम घात एक हो। जिसका अधिकतम घात एक हो
वह कहलाता है रैखिक समीकरण। अभी आप लोगों के सामने बताया गया क्या होता है। और युग्म का मतलब होता है बच्चों पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा को दूसरे शब्दों में समझा जाए तो जोड़ा का मतलब होता है दो लोग। यानी दो समीकरण दिया रहेगा, जैसे मान चलिए 7x प्लस 4y बराबर 3, एक 3x प्लस 5y बराबर 6। अगर इस प्रकार के दो समीकरण दिए हैं तो इन्हें देखकर हमें यह पता चलता है कि यहाँ एक चर बच्चों x है, एक चर y, यानी दो चर हो गया। यहाँ भी एक चर x है, एक चर y, दो चर वाला समीकरण हो गया। लेकिन कौन सा समीकरण है, इसकी भी अधिकतम घात बच्चों एक है, इसकी भी अधिकतम घात एक है, इसकी भी अधिकतम घात एक है, और इसकी भी अधिकतम घात एक है। यानी यह हमारे सभी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, पूरा कर रहा है, इसलिए यह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। आगे बढ़ते हुए और ध्यान से अगर देखेंगे तो इसका अब आप लोगों को क्या समझना, इसका ढांचा क्या होता है, इसको लिखा कैसे जाता है। तो दो चर वाले हमेशा समीकरण को लिखने का जो तरीका होता है, a1x प्लस b1y बराबर c1, ये हो गया पहला, और a2x प्लस b2y बराबर c2, ये हो गया दूसरा। ये दोनों समीकरण होते हैं, और इन दोनों समीकरणों की तरह ही, मतलब ये तो होगा बच्चों लिखने का तरीका, ये तो है ढांचा, और यह है उसका उदाहरण। यानी इस प्रकार से आप लोगों से पूछ सकता है, इस प्रकार से आप लोगों को समीकरण दे देगा और पूछेगा या तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए बच्चों, या तो विलोपन विधि से। वज्र गुणन विधि पहले थी लेकिन अब काट दी गई है, तो सवाल आ सकता है, क्योंकि वज्र गुणन विधि भी प्रतिस्थापन और विलोपन से किया जा सकता है। तो अभी हमारा पूरा ध्यान सिर्फ ग्राफी विधि पे रहना चाहिए। तो आप लोग इस ढांचे को उतार लीजिए, इस उदाहरण को उतार लीजिए और इसको कहीं बना लीजिए ताकि समझ में आ सके। आप लोगों को 5 सेकंड दिया जा रहा है, आप लोग उतार लीजिए। चलिए बच्चे देखते हैं आगे। अब इसे मिटाकर कुछ चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, क्या क्या मेन है इस टॉपिक में। देखिए बच्चों दो समीकरण है, एक a1x एक b1y बराबर c1, और एक समीकरण है a2x प्लस b2y बराबर c2। अगर इन दोनों से देखेंगे तो इन दोनों से दो रेखाएं बनेंगी। दो रेखाएं क्यों बने, क्योंकि इनमें अगर मान रखा जाएगा तो दो बिंदु लेकर एक सरल रेखा इससे प्राप्त होगा, और जब इसमें मान रखा जाएगा बच्चों तो एक सरल रेखा इसमें प्राप्त होगा। अगर कार्तीय तल पे देखा जाए तो यह होता है हमारा कार्तीय तल। इस पे तीन प्रकार, मतलब दो रेखाएं तीन प्रकार से क्या कर सकती है, गिर सकती है। बहुत ध्यान से देखेंगे दो प्रकार से कैसे। अगर दोनों रेखा, ये मान चलिए एक रेखा ये हो गया और एक रेखा बच्चों ये हो गया, अगर ये दोनों रेखाओं को देखेंगे तो एक प्रकार हो जाएगा, इन दोनों रेखाओं को कहते हैं समांतर। यानी दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो सकती है बच्चों, या फिर एक रेखा ये हो जाए बच्चों और एक रेखा यहाँ चली जाए, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, यानी प्रतिच्छेद रेखाएं प्रतिच्छेद करे। और तीसरा हो सकता है बच्चों की एक रेखा ये जाए और इसी के ऊपर एक रेखा और चली जाए, तो इसे कहा जाता है बच्चों समपाती रेखा, इसे कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, और एक होता है समांतर रेखा। अब बात ये होती है कि इससे हल कैसे पता चलेगा, क्या होगा हल। तो अगर कोई दो रेखा है, यानी इन दोनों से दो सरल रेखा बनेगा बच्चों,
अगर वह सरल रेखा एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे बच्चों तो एक दूसरे के समांतर है, समांतर होने पर इसका कोई हल नहीं होगा। अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाती है बच्चों तो उन दोनों रेखाओं का कोई हल नहीं होता। यानी अगर मोटे मोटे तौर पे कहा जाए कि दोनों रेखाएं अगर समांतर हो जाएंगी तो उन दोनों रेखाओं का कोई हल नहीं होता। अगला कह रहा है प्रतिच्छेद। अगर प्रतिच्छेद कर दे इस प्रकार का तो जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं बच्चों, उस बिंदु को ही उन समीकरणों का हल कहा जाएगा। यानी यहाँ पर जो निर्देशांक आएगा कुछ भी बच्चों x, y करके, यही हमारे समीकरण का हल होगा। यानी x की जगह x का मान, y की जगह y का मान हो जाएगा बच्चों। यानी जब कोई प्रतिच्छेद करेगी रेखा एक दूसरे को, तब उस स्थिति में हमें जानना है कि अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब होता है कोई दूसरा हल न हो, यानी सिर्फ एक ही हल होता है। दूसरे शब्दों में आप लोगों को अगर समझाना हो तो आप लोग जान सकते हैं, अगर कोई प्रतिच्छेद कर रही है रेखाएं तो उन रेखाओं का सिर्फ एक ही हल होता है। अब बात ये उठती है कि लगे हाथ संपाती रेखा को भी बता दीजिए कि संपाती रेखा क्या होती है, यह किस काम में आता है। संपाती का मतलब होता है बच्चों एक के ऊपर कोई दूसरा, मतलब एक ही रास्ते पर हो। इस दिशा में एक बिंदु यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, यानी अनंत बार, मतलब कहीं भी काट सकती है। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इस दशा में जो समीकरण का हल होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से मतलब होता है बता नहीं सकते, यानी संपाती रेखा होने पर समीकरण का अनेक हल होता है। तो तीन प्रकार की संभव होती है रेखाएं, तीनों आप लोगों के सामने रख दिया गया है। पहला समांतर रेखा, जब समांतर होगी तब लिखेंगे हम लोग, जब समांतर होगा तब कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। अभी बॉक्स में बनाकर बताया जाएगा, लिखा दिया जाएगा आप लोगों को कैसे लिखना है। अभी सिर्फ समझाया जा रहा है तो आप लोग समझ लीजिए। प्रतिच्छेद का मतलब होता है बच्चों अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है कोई दूसरा न हो, एक ही हल हो। संपाती रेखा का मतलब होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब बात ये उठती है कब कब संगत होता है, कब कब असंगत होता है। तो बच्चे इतना जानते रहिए, प्रतिच्छेद और संपाती के लिए हल होता है, तो जिनके लिए हल होता है उनके लिए समीकरण का मान संगत होता है, और जिनमें हल नहीं होता उनके लिए समीकरण का मान बच्चों असंगत होता है। प्रश्नावली में सवाल बना है कि बताइए कि कौन संगत है कौन असंगत है। तो आप लोग बताएंगे जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और जब रेखाएं संपाती होंगी तब जो हल होगा वह संगत होगा बच्चों, और जब समांतर आ जाएंगी यानी कोई हल नहीं होगा तब वहां पर असंगत होता है। अब दिमाग में आएगा कि जब इतना बता रहे हैं तो क्या हर बार ग्राफ बनाकर हल करना पड़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्ट कि समांतर है कि प्रतिच्छेदी है कि संपाती है, क्या हमें हर बार डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो उसका भी हल है कि नहीं बच्चों। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक चीज को जानना है कि अगर बच्चों A1 अनुपात A2, अगर A1 के साथ A2 का अनुपात और B1 के साथ B2 का अनुपात अगर बराबर ना आए, ये दोनों समीकरण दिए रहेंगे बच्चों, इन दोनों समीकरणों में A1 और A2, B1 और B2, इन दोनों का अगर अनुपात देखा जाए, निकाल कर चेक करेंगे, अगर दोनों का अनुपात बच्चों बराबर नहीं आएगा
तो इस दशा में जो हमारा समीकरण होगा वह समीकरण हमारा कहलाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, और जब प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा तो इसका मतलब इस समीकरण का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब होता है कोई एक हल होगा। अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे, A1 और A2 अगर बराबर आ जाएंगे बच्चों, यहाँ देख लिया जाता है, अगर A1 बटा A2 बराबर आ जाएगा B1 बटा B2, और अगर तीसरा चेक करेंगे C1 बटा C2, अगर तीसरा वाला भी बच्चों बराबर आ जाता है, तीसरा वाला भी अगर बराबर आ जाता है, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि तीनों अगर बराबर आ जाएंगे तो तीनों को बराबर आने पर जो बनेगी रेखा वो रेखा होगी संपाती रेखा। वह रेखा कहलाएगी बच्चों संपाती रेखा। और संपाती रेखा का मतलब होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यानी जब तीनों का अनुपात, यानी A1 A2 के साथ, B1 का B2 के साथ, C1 का C2 के साथ अगर सॉरी बच्चों तीनों बराबर आ जाए तो उस दशा में जो रेखा बनेगी वह संपाती रेखा बनेगी। अब आपको देखकर इतना तो पता चल गया होगा कि अगर दोनों बराबर ना आए तो प्रतिच्छेदी रेखा, तीनों बराबर आ जाए तो संपाती रेखा। अब अगर आपके दिमाग में आएगा तो अगर तीसरा वाला ना बराबर रहे, तो हाँ बच्चों तीसरा नियम यही है कि अगर तीसरा ना बराबर हो, यहाँ लिख दिया जा रहा है कि अगर A1 का अनुपात A2 के साथ, B1 का अनुपात B2 के साथ बराबर हो जाए, लेकिन C1 और C2 बराबर ना आए, इनका अनुपात बराबर ना आए, तब रेखा हमारी कहलाएगी समांतर रेखा। कैसा कहलाएगा बच्चों? तब कहलाएगा समांतर रेखा। और समांतर का मतलब होता है कि अब जो हमारा कहलाएगा हल वह कहलाएगा असंगत। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या ऐसे लिखना है, जैसे लिखा ऐसे कोई फेयर नहीं बना सकते, तो हम फेयर आप लोगों का बनवा रहे हैं कैसे लिखना है, ताकि आप लोग 6 महीने बाद 5 महीने बाद कॉपी अपना खोल कर देखे तो आपको लगे हाँ कोई टीचर था जो हम लोगों को पढ़ा दिया था कि हमें अभी तक भूल नहीं पाए हैं। तो आप लोगों के सामने बता दिया गया है कि अगर दोनों का अनुपात बराबर न रहे तो वह प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और इसके साथ साथ संगत हल इसका कहलाएगा। अगर तीनों बराबर हो जाएंगे बच्चों तब भी संपाती रेखा कहलाएगी और हल उनका संगत ही होगा। लेकिन अगर A1 A2 B1 B2 का अनुपात बराबर आ जाए लेकिन C1 और C2 का अनुपात बराबर ना आए, तब रेखाएं समांतर कहलाएगी। और समांतर रेखाओं का जो हल होता है वह असंगत होता है। इस दशा में एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होता है। इस दशा में अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और इस दशा में कोई हल नहीं होता। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो हम मिटाकर अब आप लोगों को फेयर बता रहे हैं कैसे बनाना है, आपको कॉपी में कैसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे यदि A1x प्लस B1y बराबर C1 तथा A2x प्लस B2y बराबर C2 हो, तो एक बनेगा बच्चों संपाती, एक बनेगा प्रतिच्छेदी, और एक बनेगा बच्चों समांतर। इस प्रकार के 3 चीजें बनेंगी। एक बार लिख लीजिए, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और एक बनेगा समांतर रेखाएं।
आप लोगों को सिखाया जा चुका है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से करते हुए आगे बढ़ेंगे। एकदम आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। संपाती रेखाएं क्या होगी? एक रेखा ये हो गई बच्चों, इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा ये अगर चला दी जाए तो ये जो कहलाएगा ये हमारा कहलाएगा बच्चों संपाती रेखा। अगर प्रतिच्छेदी क्या होती है? एक रेखा ये है और इस पर एक रेखा ये हो जाए, दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेद करे, इसे कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है बच्चों? एक रेखा ये सीधी जाए और इसी के नीचे एक रेखा और हो जाए तो ये कहलाती है बच्चों समांतर रेखाएं। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कहा जा रहा है? यानी इन तीनों रेखाओं को कहा जाता है प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर। अब अगला स्टेप आप लोगों को बताना है कि हल क्या होता है। तो संपाती का हल होता है बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या लिखेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल। प्रतिच्छेद का मतलब होता है बच्चों एक बिंदु पे काट रहा है, यहाँ अनेक हल क्यों रहा? क्योंकि यहाँ भी काट रहा था, 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 यानी उतनी जगह काट रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कितना काट रहा है, इसलिए अनेक हल हो जाते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक जगह बच्चों काट रहा है, तो जब एक जगह काटेगा तो लिखेंगे अद्वितीय हल, अर्थात केवल एक हल। केवल एक हल। समांतर के लिए बच्चों, समांतर के लिए जब मिलेंगे ही नहीं, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पर कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे वहां पर कोई हल नहीं है। अब हल के बाद अब हमें क्या बताना है? अब हमें बताना है इनका निकाय। निकाय संगत होगा या फिर असंगत? तो बताया गया है कि संपाती का होता है संगत, यानी जहां पर हल मिलेगा वो संगत होगा। यहाँ भी हल मिल रहा है बच्चों तो ये भी संगत होगा, यहाँ हल नहीं मिल रहा है तो ई क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा प्यारे बच्चों, असंगत हो जाएगा। तेज से अपने मने बोलिए, हमारे साथ दोहराइए कि संपाती रेखाओं का मतलब होता है जो एक ही रेखा पर हो, और संपाती रेखाओं का जो हल होता है वह अपरिमित रूप से अनेक यानी बहुत हल होते हैं। संगत निकाय होगा। अगर निकाय पूछा जाएगा तो जो निकाय होता है किसका बच्चों? संपाती रेखाओं का वह संगत होता है। प्रतिच्छेदी रेखाओं को देखेंगे तो जो एक दूसरे को काटती हो अद्वितीय हल होता है, यानी सिर्फ एक ही हल होता है, कोई दूसरा हल नहीं होता। और इसका भी जो निकाय होगा वह बच्चों कैसा होता है? संगत होता है। अगर समांतर रेखा देखेंगे तो समांतर रेखा एक दूसरे के समांतर होगी, जब बच्चों काटेंगे ही नहीं तो उनका कोई हल नहीं होता, और जब कोई हल ही नहीं होगा तो निकाय कैसा हो जाएगा बच्चों? निकाय हो जाएगा असंगत निकाय। अब आपके दिमाग में तुरंत उठेगा आइडिया कि ऐसे कैसे पता चले, तो अब समीकरण लिखना है कि समीकरण क्या होता है? संगत का यानी संपाती का, प्रतिच्छेदी का और समांतर का। तो समीकरण लिखने के लिए देखते हैं नीचे जगह अगर बची हो, अगर दिखाई दे रहा है बच्चों तो लिख दे रहे हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं, आप लोगों को दिमाग में आएगा क्या समीकरण से नहीं बता सकते? तो अगर A1 का अनुपात A2 के साथ बच्चों बराबर हो जाए B1 का अनुपात B2 के साथ और C1 का अनुपात C2 के साथ, अगर तीनों अनुपात बच्चों बराबर हो जाए, तीनों का अनुपात अगर बराबर हो जाए तो उस दशा में जो रेखाएं होती है वो रेखाएं संपाती कहलाती है। और संपाती रेखाओं का जो हल होता है बच्चों वह अपरिमित रूप से अनेक होता है, और जो निकाय होता है बच्चों वह संगत होता है। अगर आप अगला पूछेंगे तो अगला प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है,
और प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2, यानी इन दोनों का ही अनुपात बराबर नहीं होगा तो तीसरे पे जाने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। जब इन दोनों का ही अनुपात अर्थात A1 बटे A2 यानी A1 और A2 का अनुपात बच्चों B1 और B2 के साथ बराबर न हो तो उस दशा में हमारा जो रेखाएं होंगी वह रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी और जो हल होगा वह सिर्फ एक ही हल होगा और इसके साथ साथ बच्चों निकाय कैसा होगा, संगत होगा। अगला आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए हमारे बताने से पहले कि यहाँ तीनों बराबर था, यहाँ पहला वाला ही बराबर नहीं होगा तो यहाँ सीधा साधा संबंध आएगा कि तीसरा वाला बराबर नहीं होगा, अर्थात A1 का अनुपात A2 के साथ तो हो जाएगा, B1 का अनुपात B2 के साथ भी होकर बराबर आ जाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों C1 का अनुपात C2 के साथ नहीं होगा। अगर ऐसी दृष्टि आप लोगों के सामने आ जाती है तब जो रेखाएं बनेंगी प्यारे बच्चों वह रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता और जो निकाय होगा बच्चों वह असंगत होगा। यानी लगभग आधे घंटे की क्लास हो चुकी है, आधा घंटा समझाने के बाद हमें इतना पता चल गया होगा या हमें लग रहा है कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझ आ चुका है। अगर आप लोगों को न समझ में आए तो वीडियो को दोबारा एक बार 2x से करके देख लीजिएगा बच्चों। इस प्रकार से आपको यूट्यूब पे फ्री में तो नहीं पढ़ाया जाएगा, बैच ही खरीदना पड़ेगा, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखें वीडियो और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल में जल्द से जल्द पहुंच जाया करे। और इस वीडियो को और इस चैनल को बच्चों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि पक्का दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त को भी अच्छी चीज बताने का प्रयास करता है। हमेशा संगत अच्छा होना चाहिए, बुरा संगत नहीं होना चाहिए। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेंगे। तो आप लोगों को 10 सेकंड दिया जा रहा है, 10 सेकंड में आप लोग ये सब उतारिए और इसके बाद हम देखेंगे उदाहरण और उदाहरण से सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। उदाहरण हल करेंगे तब आप लोगों को कुछ आइडिया होगा कि किस प्रकार से यह सवाल होगा। जैसा कि स्कूल में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, बहुत जगह बैच बेचा जाता है, लेकिन हम आप लोगों को इतना कहेंगे कि इस चैनल पे वीडियो की क्वालिटी मत देखिए, आप लोग ऑडियो की क्वालिटी मत देखिए, सिर्फ पढ़ाने का तरीका देखिए, क्योंकि हार और जीत में दो ही शब्दों का अंतर है। मान लिया तो हार है बच्चों और ठान लिया तो जीत है। तो आज से ही पहली क्लास से ही आप लोग ठान लेंगे। पहली क्लास बीत चुकी, आप लोग देख कर आएंगे उसको पुरानी वीडियो को और ठान लीजिए कि हम पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड के साथ आखिरी सांस तक यानी आखिरी क्लास तक जुड़े रहेंगे और तब देखिए आप लोगों का रिजल्ट कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो चलिए आप लोग इसको उतारिए, इसके बाद हम लोग उदाहरण शुरू करते हैं। चलिए बच्चों उदाहरण शुरू करेंगे। उदाहरण पहला दिया है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है x + 3y = 6, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और 2x - 3y = 12 जो है इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। पहले जांच कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में a1 बराबर देखेंगे बच्चों तो 1 दिया है, b1 बराबर दिया है 3 और c1 बराबर दिया है बच्चों 6। समीकरण 2 में देखेंगे तो a2 बराबर 2 दिया है बच्चों, b2 बराबर दिया है -3 और c2 बराबर
12 दिया है। A1 का अनुपात A2 के साथ बराबर B1 का अनुपात B2 के साथ बराबर C1 का अनुपात C2 के साथ चेक करेंगे तो देखते हैं 1/2 बराबर 3/-3 और बराबर 6/12। यहाँ देखेंगे तो 1/2 बच्चों बराबर नहीं आ रहा है 1/-1 के। और यहाँ देखेंगे तो इसको नहीं लेना है, जब यही नहीं बराबर आ रहा है पहले 2 को चेक कर लेते हैं तो लिखेंगे चूंकि यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए इसका हल संगत है। अब संगत है बच्चों तो हमें मान भी बताने नहीं, ग्राफ द्वारा हल करना है तो लिखेंगे समीकरण 1 से बच्चों एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग, मतलब एक सारणी बनाएंगे। इस सारणी में ऊपर बच्चों x का मान रहेगा और नीचे y का। अगर इस समीकरण में बच्चों x बराबर अगर 0 लेंगे तो 0 लेने पर यहाँ हो जाएगा 3y बराबर 6, यानी आप लोगों को यहाँ समझा दिया जा रहा है x प्लस 3y बराबर 6। अगर x की जगह 0 लेंगे बच्चों तो 3y बराबर 6 हो जाएगा, y बराबर 3 गुणा में उस तरफ जाएगा तो भाग में तो y का मान 2 आ जाएगा। कुछ भी आप लोग ले सकते बच्चों, चाहे जो लेंगे आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई खराबी नहीं आएगी। सिर्फ 2 बिंदु को लेना है, अगर 0 लेंगे तब x का मान 0 लेने पर y का मान 2 आया। अब एक बार बच्चों y का मान छोड़िए, अब x का मान अगर हम लोग 2 ले लेते हैं, अगर x का मान 2 लेंगे फिर y का मान अब 0 ले लीजिए बच्चों, आसान करने के लिए y का मान जब 0 लेंगे ये हो जाएगा 3 गुणा 0 में करेंगे तो 0 तो x बराबर आ जाएगा 6, यानी 6 आ जाएगा। यह बना समीकरण 1 से सारणी। उसी प्रकार बच्चों समीकरण 2 से देखेंगे, समीकरण जब 2 से चेक करेंगे तो फिर एक सारणी बनाएंगे और फिर सारणी में यहाँ x का मान लिया जाएगा, यहाँ y का मान लिया जाएगा बच्चों। उस समीकरण में देखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 12 है हमारा समीकरण। अगर x जगह 0 लेंगे बच्चों तो x जगह 0 लेने पर जो y का मान आएगा वह 3y बराबर -3 का गुणा में उस तरफ जाएगा बच्चों तो भाग हो जाएगा तो y का मान -4 आ जाएगा, यानी x की जगह 0 पर लेने पर y का मान बच्चों -4 आएगा। अब y की जगह 0 ले लीजिए आप लोग, आसान करने के लिए बताया जा रहा है, आप लोग कुछ भी लीजिए आंसर आएगा सेम, आंसर में कोई गलती नहीं होती है। y की जगह जब 0 लिया जाएगा तो 2x माइनस 3y बराबर 12 में तो ये पूरा 0 कर देगा, 2x माइनस 3 गुणित 0 बराबर 12, यानी 2x बराबर 12 तो x का मान बच्चों आ जाएगा 12/2 यानी 6, यानी जब y की जगह 0 लेंगे तो x की जगह 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक हम लोग बनाएंगे ऐसे ग्राफ में यहाँ पर 0 होता है, यह y अक्ष प्लस वाला होता है, यह x अक्ष होता है, यह x डैश, यह y डैश बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे तो अधिकतम यहाँ पर 6 आया है, यहाँ पर भी 6 तक खींचिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, यहाँ 5 बच्चों और यहाँ पर 6। इस तरफ भी 1 2 3 4 5 और बच्चों 6, इस तरफ भी -1 -2 -3 -4 -5 बच्चों और -6, ये हो जाएगा x डैश। इधर करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 बच्चों और -6। अब ध्यान से देखते हुए चलेंगे बच्चों, जब x की जगह 0 लिया था तो ये रहा 0, तब y का मान बच्चों 2 आया था, तो x जगह 0 लेने पर y का मान 2, ये बिंदु कर देंगे। जब x की जगह 6 लिया गया था मतलब ये रहा बच्चों, तब y का मान 0 मतलब यहाँ से हो जाएगा। तो इन दोनों रेखाओं को इस प्रकार मिला दीजिए, ये बनकर तैयार हो जाएंगी और यहाँ लिख दीजिए किसका समीकरण है, x प्लस 3y बराबर 6 का बच्चों, ये इस प्रकार बनेगा।
अब आगे दूसरे वाले में देखेंगे समीकरण से, तो जब x का मान 0 लेंगे बच्चों तब y का मान -4 मतलब यहाँ चला जाएगा, और जब y का मान 0 लेंगे तब x का मान बच्चों 6 चला जाएगा, यानी ये यहाँ पर। तो ये किसके बराबर यहाँ लिख देंगे बच्चों, तो यह है हमारा 2x - 3y बराबर 12 के लिए सवाल। अब देखिए यहाँ पर काट रही है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर क्या आया था a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, और आप लोगों को सिखाया गया था कि जब दोनों बराबर ना हो इसका मतलब जो रेखाएं आएंगी वह प्रतिच्छेदी ही आएंगी। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है इस बिंदु पर काट है जिसका निर्देशांक आएगा बच्चों 6,0, 6,0 आ जाएगा। इसका मतलब आप लोग लिखेंगे अतः, कहाँ लिख दे बच्चों, जगह की बहुत कमी है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ लिख देते हैं बच्चों, यहाँ देखिए यहाँ 6,0 आया है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे 6,0 हमारा निर्देशांक आया, तो पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का। लिखेंगे अतः x बराबर 6 तथा y बराबर 0, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इस प्रकार आप लोगों को सवाल को हल करना है उदाहरण में, जैसे कहेगा यह होता है ग्राफिक विधि। पहले आप लोग चेक करेंगे, इसमें कह रहा है जांच कीजिए कि संगत है या नहीं, तो संगत है क्योंकि दोनों का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। जब संगत है बच्चों तो इसके साथ साथ हमें ग्राफ द्वारा हल ज्ञात करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए समीकरण में मान रखे, कुछ भी रखिए जो आप लोग रख सकते हैं, कुछ भी रखिए। समीकरण में मान रखने पर जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ इस प्रकार ही बनेगा आप लोगों का, एक बिंदु पर काटेगा और वह बिंदु होगा 6,0 का, और पहला मान x का 6 होगा, दूसरा मान y का होता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 6 और 0। तो आप लोग इस सवाल को उतार लीजिए, 10 सेकंड आप लोगों के पास है, फिर उसके बाद अगले उदाहरण की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, चलिए बच्चों अगला उदाहरण दिया है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है या अथवा, 2 बार अथवा लिखा देगा गलती से, हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये दोनों समीकरण है, इसको हमें देखकर यह बताना है ग्राफ द्वारा कि इनका हल है या फिर नहीं है। तो देखिए आप लोगों को इसके पहले वाले सवाल में जैसे करवाया गया तो ऐसे कर सकते हैं, ग्राफ बनाकर, या फिर दूसरा वीडियो हम ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले 5x - 8y, यहाँ पहले हल डालेंगे बच्चों, यहाँ हल डालते ताकि जगह मिल सके। 5x - 8y प्लस, या प्लस को उस तरफ ले जाएंगे बच्चों तो हो जाएगा -1, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ देखेंगे कि ये हो जाएगा 3x - 24 बटा 5y प्लस 3 बटा 5 बराबर 0। अगर इसे सरल करेंगे बच्चों तो सरल करने पर क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ये 5 एलसीएम है, एलसीएम लेकर इसमें गुणा करेंगे तो 5 क्या ही 15x हो जाएगा, और माइनस ये 24y अपनी जगह हो जाएगा, और प्लस 3 और पूरे का बटा बच्चों क्या बचेगा 5 बराबर 0। अगली लाइन में हम लोग और हल करेंगे तो हो जाएगा 15x - 24y प्लस 3 बराबर 0। 5 कामन, अगर 5 नहीं बच्चों सॉरी, अगर देखेंगे तो 3 कामन है, 3 कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा 5x - 8y और प्लस 1 बराबर 0, या फिर लिख सकते हैं 5x - 8y प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 3 इस तरफ गुणा में बच्चों पंचांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। अब अगर देखेंगे तो 5x - 8y ये प्लस उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, और इसको समीकरण 2 मानेंगे। बहुत ध्यान से देखने पर हमें यह पता चलता है कि समीकरण 2 और समीकरण 1 दोनों एक जैसे हैं, और जब एक जैसे हैं इसका मतलब संपाती है, और संपाती होने पर उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 व समीकरण 2
संपाती है, इसलिए इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमसे पूछा गया है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों का हल नहीं है, अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हम लोगों ने ग्राफ नहीं बनाया, वैसे ही पता कर लिए कि इनका समीकरण 1 और 2 बराबर है, इसलिए इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब कोई बच्चा ही कहेगा कि नहीं हमें ग्राफ बनाकर बताइए कि ग्राफ से अपरिमित रूप से अनेक हल आता है कि नहीं, तो चलिए बनाकर ग्राफ बता दिया जाता है। 5 सेकेंड आप लोग इतना पेपर में कर देंगे तो नंबर आप लोगों को पूरा दिया जाएगा। बाकी हम ग्राफ के ऊपर बात कर लेते हैं इसको मिटाकर। तो आप लोग उतारिए इसको 5 सेकेंड में। चलिए बच्चों मिटाते हैं और मिटाकर ग्राफ आपको बनाते हैं। देखिए समीकरण 1 और 2 बराबर, इसलिए एक ही समीकरण हम लोग लेते हैं और उसी से क्या करेंगे, ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा ग्राफ का पहले ढांचा, ये होता है x, ये होता है 0,0, यहाँ x, यहाँ बच्चों x डैश, यहाँ y और यहाँ बच्चों y डैश। अगर समीकरण 1 से और 2 से बनाएंगे, अगर हम लोग एक सारणी बनाकर तैयार करते हैं तो सारणी बनाकर देखने पर यह पता चलता है कि अगर बच्चों x की जगह 0 लिया जाए तो y का मान हो जाएगा बच्चों 1/8। अगर x की जगह 0 लिया जाएगा तो ये पूरा 0 कर देगा, ये -8 इस तरफ जाएगा तो -1/-8 हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, तो y बराबर 1/8 हो जाएगा। अगर y की जगह 0 ले लेते हैं बच्चों तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा -1/5। अब अगर यहाँ पर करेंगे तो ये रहा 0, ये रहा 1/5 का मतलब 1 से भी छोटा है। यहाँ -1 ले लेते हैं, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर -1। तो क्या हो जाएगा, जब x की जगह 0 लेंगे बच्चों तो y का मान 1/8 है। 1/8 का मतलब होता है कि 0 पॉइंट समथिंग मान चलिए यहाँ पर आएगा। और जब y का मान 0 लेंगे बच्चों तो x का मान आएगा -1/5, मतलब यहाँ कहीं, और इसको ऐसे मिला देंगे, ये बनेगा रेखा दोनों समीकरण के लिए। एक समीकरण मान चलिए ये रहा, दूसरा समीकरण भी ये रहा, तो एक ही रेखा पर है, इसलिए यह जो बनेगा यह अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी संपाती हो जाएगा। और भी आप लोग रख कर चेक कर सकते हैं, वैसे ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी सवाल में कह रहा है तो ग्राफ हम बना सकते हैं। ये रहा इसका पूरा बेहतरीन सवाल। अब बच्चों अगला सवाल जो आएगा, यानी अगला उदाहरण जो आएगा वह उदाहरण बहुत बड़ा है। अगर हम बोर्ड पे लिखने की कोशिश करेंगे तो बोर्ड हमारा भर जाएगा, हल करने का जगह नहीं बचेगा। तो इसलिए आप लोग देखेंगे तो अगले उदाहरण लिखा रहेगा, आपको स्क्रीन शॉट मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड करके डाल दिया जाएगा और हम पढ़ के आप लोगों को किताब से बता देंगे उदाहरण में क्या है, कैसे करना है। तो उसके लिए चलते हैं, तब तक आप लोग इसको ग्राफ उतार लीजिए। चलिए बच्चों अगला उदाहरण, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत बड़ा उदाहरण था, बोर्ड पे लिखने से बोर्ड भर जाता है, इसलिए हमने यहाँ लगवा दिया है उदाहरण आप लोगों के लिए। और रही बात हमारी, तो हमारे पास ये देखिए किताब है, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए उदाहरण नंबर 6 करके आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि उदाहरण नंबर 3 है। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है, तो हम इससे पढ़ लेंगे, आप लोग यहाँ देखते रहिएगा क्या कह रहा है। तो उदाहरण कह रहा है कि चंपा एक सेल में, सेल का मतलब होता है कहीं बाजार लगा है बहुत बड़ी, उसमें कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदती है, यानी कपड़ा की बात कर रहा है कि चंपा एक लड़की है जो बाजार जाती है, कहीं सेल लगा हुआ है बड़ा, वहां पर एक क्या खरीदती है बच्चों, एक पैंट खरीदती है और एक स्कर्ट खरीदती है। जब उसकी सहेलिया ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, नग का मतलब होता है मात्रा, यानी कितना पैंट खरीदी और कितना स्कर्ट खरीदी, उसके सहेलियों ने चंपा से पूछा। तो चंपा ने उत्तर दिया बच्चों कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, यानी जो स्कर्ट की संख्या है वह
पेंटो की संख्या से दो, पेंटो की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। यानी अगर पेंटो की संख्या मान चलिए हम लोग 8 खरीदते तो 8 का 2 गुना करेंगे तो 16 आएगा, 16 से 2 कम यानी 14 उसने स्कर्ट खरीदा है। यह तो वास्तविक मान नहीं है बच्चों, हम आप लोगों के लिए समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर चंपा ने पैंट मान के चलिए 8 खरीदा था तो स्कर्ट कितना खरीदा होगा, तो पहले इसका दुगना करेंगे और दुगना के बाद इसमें 2 घटाएंगे तो 8 गुना 16 में 2 घटाएंगे तो 14 स्कर्ट खरीदी होगी। आगे कह रही है स्कर्ट की संख्या, सॉरी बच्चों, कह रहा है स्कर्ट की संख्या पेंटो की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। और आगे उसने बताया कि जो स्कर्ट की संख्या है वह पेंटो की संख्या के 4 गुनी से भी 4 कम है। अब सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो हमें 2 चर वाला हल करना है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे तो हल यहाँ डाला जा रहा है, हल यहाँ डाला जा रहा है बच्चों और हल डालकर लिखा जा रहा है माना चंपा द्वारा खरीदी गई स्कर्टों, पहले पेंटो को मान लेते हैं, पेंटो की संख्या, पेंटो की संख्या हम लोग x मान लेंगे बच्चों। उसी प्रकार चंपा द्वारा खरीदी गई स्कर्टों की संख्या y मान लेते हैं। अब सवाल पढ़ेंगे तो सवाल में कह रहा है बच्चों, पहली शर्तानुसार यहाँ लिखेंगे हम लोग, पहली शर्तानुसार क्या कह रहा है कि जो बच्चों जो स्कर्टों की संख्या यानी वाई वह चंपा द्वारा खरीदी गए पेंटो की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। यानी पेंटो की संख्या बच्चों x का 2 गुना करेंगे और इसमें से 2 घटा देंगे तो यह बराबर हो जाएगा बच्चों स्कर्टों की संख्या के। अब आप लोग इसको समीकरण 1 मानेंगे और फिर सेकेंड शर्तानुसार क्या कह रहा है, सेकेंड शर्तानुसार कह रहा है कि अब जो स्कर्टों की संख्या है वह पेंटो की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या कह रहा है बच्चों, अब जो स्कर्टों की संख्या है वह पेंटो की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। अब हमें ग्राफ द्वारा इसको हल करना है, तो ग्राफ बनाने से पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो समीकरण 1 से क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, 2 बिंदु हम लोग लेंगे और उन्हीं से बनाया जाएगा। एक x का मान होगा, एक y का। अगर x की जगह समीकरण 1 में हम लोग बच्चों 0 रख देंगे तो y का मान आ जाएगा -2, और जब y की जगह या फिर x जगह एक बार क्या रख देते हैं बच्चों, 2 रख देते हैं। तो जब 2 रखेंगे तो आसान बनाए रहे, यहाँ 0 रखेंगे तो पंचांतर करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 रख देते हैं तो 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा बच्चों तो 2 ही आ जाएगा। यह समीकरण 1 से बना। आगे हम लोग समीकरण 2 से बनाते हैं, समीकरण 2 से बनाएंगे। समीकरण जब 2 से बनाएंगे बच्चों तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 2 में x और y का मान रहेगा। जब समीकरण x में पहली बार 0 रखेंगे तो y का मान बच्चों -4 आ जाएगा। जब दूसरी बार समीकरण 2 में 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, 8 में 4 जाएगा बच्चों तो 4 आएगा। इस प्रकार यह बनकर तैयार होता है। आगे हम लोग क्या करेंगे, कार्तीय तल का निर्माण करेंगे। ये देखिए हो गया, और यहाँ पर 0, 0 अधिकतम मान 4 है तो 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 बच्चों। थोड़ा जगह की कमी ऐसे लिख दिया जा रहा है, -1 -2 -3 और -4। आप लोगों को बढ़िया से बनाना है, -1 -2 -3
और -4। बहुत ध्यान से देखेंगे, x की अगर 0 लिया जाएगा तो y का मान बच्चों -2 मतलब ये रहा। जब x की अगर 2 लिया जाएगा तब y का मान भी 2, यानी इन दोनों के सामने इधर से और इधर से a यहाँ पर आया और इन दोनों को मिला दिया जाएगा, इस प्रकार बनेगा। और यहाँ मान रख दिए कि किसका है बच्चों, यह है y बराबर 2x - 2 का। दूसरे समीकरण में देखेंगे, जब x जगह 0 लिया जाएगा तो y का मान -4। जब x की जगह बच्चों 2 लिया जाएगा तब y का मान 4 मतलब a यहाँ होगा। और इन दोनों को मिलाने पर यहाँ पर काट रही है। यहाँ पर काटने का मतलब यह है बच्चों कि किसके बराबर है, यह है y बराबर 4x - 4 का। यहाँ पर काटने का मतलब है इसके सामने काट रही है और इसके सामने, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, आ जाएगा बच्चों। यानी क्या आ जाएगा बच्चों, 1, आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो अगर इसकी जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 y का मान। जब 2 रखेंगे 2 दूना 4 में हो जाएगा 2, यहाँ तो ठीक है। अगर इसकी जगह x जगह जब 0 रखा जाएगा तो y का मान -4, और जब x जगह 2 रखा जाएगा 4 दूना 8 में 4 हो जाएगा तो 4। या फिर हम लोग मानने में गलती कर दी है, 0 - 2, यानी जब 0 लिया जाएगा तो y का मान -2 और जब x का मान 2 लिया जाएगा तब y का मान 2, यानी a इसके सामने इन दोनों को मिला दिया जाएगा। यहाँ जब एक जगह 0 लिया जाएगा तो y का मान -4 और जब एक जगह 0 लिया जाएगा तब y का मान 4 और इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो यहाँ मिलेगा, यानी गड़बड़ बन रहा है बच्चे, थोड़ा सा फिर से देख लेते एक बार, फिर से बना दिया जा रहा है। 4 1 4 का ये रहा, देखिए आप लोगों का कार्ती तल। मान ले लिया जाता है यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। नाप कर लेंगे बच्चे ठीक रहेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर 4। इस तरफ यहाँ पर -1, इस तरफ यहाँ पर -2, इस तरफ यहाँ पर -3 और इस तरफ यहाँ पर -4। यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3 और यहाँ पर -4। जब x का मान 0 लेंगे बच्चों तो y का मान -2 मतलब ये रहा, और जब x का मान 2 लेंगे बच्चों तब y का मान 2 मतलब ये रहा। और इन दोनों के सामने देखेंगे तो ये बिंदु आ रहा है a यहाँ पर, और इन दोनों को जब मिलाएंगे हम लोग बच्चों इस प्रकार से जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा हमारा हो जा रहा है, आप लोग स्केल रख के जब मिलाएंगे बच्चों तो इसी प्रकार जाएगा, इधर से इधर जाएगा। और यहाँ पर रख देंगे मान किसका है, y बराबर 2x - 2 का। प्यारे बच्चों आगे जब देखेंगे, आगे अगला x जगह जब 0 लिया जाएगा तो y का मान -4 आ जाएगा, तो y का मान -4 ये रहा। और जब x जगह 2 लिया जाएगा बच्चों तब y की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 का मतलब ये रहा, तो x जगह 2 y की जगह 4 मतलब a इसके सामने यहाँ, और यहाँ से जब यहाँ मिलाएंगे बच्चों तो ये देखिए अब सही है, यहाँ इस बिंदु पर काटेगा और जहाँ काटेगा वही उसका आंसर हो जाता है। कहाँ काट रहा है, 1, 0 पर। यहाँ लिखेंगे हम लोग बच्चों, ये है 1, 0 का मतलब x का मान 1 और y का मान 0। हमारा तो थोड़ा ऊपर आ रहा था क्योंकि हम लोगों ने स्केल से नहीं बनाया था। आप लोग स्केल से बनाएंगे चाहे जो मान लीजिए, आंसर यही है। किताब में दूसरा मान लेकर हल किया है और हम लोगों ने दूसरा मान लेकर हल किए, फिर भी हम लोगों का आंसर देखिए सेम ही आ रहा है। तो लिखेंगे x का मान 1 लिखेंगे, अतः लिखेंगे पहले यहाँ ऊपर लिख दे रहे बच्चों, क्योंकि x बराबर 1 y बराबर 0, अतः पॉइंटों की संख्या 1 तथा
स्कर्टों की संख्या 0 यानी कोई स्कर्ट नहीं खरीदी थी। इस प्रकार सवाल हल होगा और इसके बाद उदाहरण लग रहा है समाप्त हो गया। देख लेते एक बार। हाँ बच्चों, उदाहरण समाप्त हो गया है। और जब उदाहरण समाप्त हो गया है तो अगले लेक्चर में आप लोगों का प्रश्नावली चलेगा। बच्चों, इस चैनल को देखकर आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि चींटी का शरीर देखने में छोटा होता है बच्चों, लेकिन वह अपने शरीर पे बहुत ज्यादा भार लेकर चलती है। उसी प्रकार हमारा चैनल आप लोगों के लिए नया होगा, हम आप लोगों के लिए नए होंगे, लेकिन पढ़ाने का तरीका किसी भी टीचर से कम नहीं होगा। यानी कहा जाता है ना कि अगर ठान लिए तो जीत ही होगा बच्चों। तो आप लोग ठान लीजिए, क्योंकि कभी भी बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है। आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि कहा गया है कि कर्म करने वाले को हमेशा फल मिलेगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आज हम अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और चैनल का भी ख्याल रखिए बच्चों। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और इस चैनल के वीडियो पर कमेंट कीजिए कि यह जो वीडियो है किस जिले से आप लोग देख रहे हैं, और वीडियो को जोरदार लाइक कीजिए। इसी के साथ आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल कीजिए। टेक केयर बच्चों, धन्यवाद।